करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी डिविजनल चार्ट को देख रहे हैं तो उस डिविजनल चार्ट के अंतर्गत जैसे षोडशांता है। क्या है? यह षोडशांशा है। अब यह षोडशांशा होने के कारण यह 16 अंकों का है, अर्थात राशि के 16 भाग करेंगे हम। तो जो 12 राशियां होती हैं तो 12 अंक 16 में से आप घटा दीजिए। कितना आ गया? 4 आपके पास आ गया। तो 4 आपके पास आया है, अर्थात यह जो D16 चार्ट है वो किस लिए है? यह आपके चतुर्थ भाव के लिए है, लग्जरी के लिए है, कंफर्ट के लिए है। ठीक वही आप, यदि हम मान लें जो D20 है, D20 में से हम 12 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8 शेष बचेगा। मतलब D20 किसके लिए है? आपकी उपासना के लिए, ध्यान के लिए। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपके कुंडली में कष्ट कहाँ से आएगा उसे देखना है तो आपको D20 को उपयोग में लेना होगा। यदि आप D20 को उपयोग में नहीं लेते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। और जिसे हम लोग कष्ट समझते हैं वही उपासना होती है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, अध्यात्म पे जब हमने कई कक्षाओं में बात की है उससे आपको पता है कि 8वां जो अध्यात्म आपको दे सकता है वो कोई नहीं देगा। ठीक है। तो वहीं यदि हम किसी और कुंडली की बात करें, जैसे D12 है, तो D12 में से हम 12 को घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? शून्य। शून्य मतलब क्या? लग्न आपका। अब लग्न से इसका क्या अभिप्राय है? तो लग्न से इसका अभिप्राय यही है कि आप का खुद का यह कुंडली कौन है? D12 है। आपकी खुद का कुंडली है D12। D9 की यदि आप बात करते हैं तो D9 में से यदि आप 12 को, तो -3 आपके पास बचता है। ठीक है। -3 का तात्पर्य है आपका तीसरा भाव क्या है? साहस है आपका, आपका पराक्रम है। अब यह आपको नहीं बता रहा है कि भैया आप किस फील्ड में साहस करोगे, पराक्रम करोगे तो उससे आपको चीजें मिल पाएंगी। बता रहा है। हमें सिर्फ उसे पकड़ने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं। ठीक है। वैसे ही और कुछ कुंडलियां होती हैं, जैसे D24 है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग विद्या कहते हैं। अब 24 में से कितना बचेगा हमारे पास? 12 ही आएगा। मतलब यह हमारे जीवन में 12वें भाव संबंधित चीजों को बताएगा, या फिर 12वें भाव की विशेष भूमिका होगी। जैसे दो कुंडली का उपयोग हम लोग करते हैं, एक है D45, एक है D60। D45 जो है वह हमारे सभी क्षेत्रों के बारे में बताता है, ए से लेके जेड तक के लिए, और D60 भी है, वो भी हमारे सभी क्षेत्रों के बारे में बताता है। ठीक है। अब D60 में से हम 12 को घटाएंगे, हमारे पास क्या बतेगा? 32। 32 में फिर चले जाइए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। यह आपके 8वें भाव के बारे में बता रहा है। और D60 में हम 12 को यदि घटाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 48। अर्थात यह 12वें भाव के बारे में बता रहा है। या 12वें भाव की बहुत अहम भूमिका इस कुंडली के अंतर्गत है। चलिए,
लौटते हैं अपने ही विषय पे, जिस विषय पे हम बात कर रहे थे। जैसे हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत भी आप लोगों को बताया कि किसी भी डिविजनल चार्ट में जो एकादश भाव है, कारक भाव से जो एकादश भाव है, उसकी विशेष भूमिका होती है। अब विशेष भूमिका का होने का तात्पर्य क्या है कि भाई यह जो है वो बहुत विशेष है आपके लिए। तो इसमें कौन आ जाएगा विशेष में? इसमें विशेष में हमारे पास आ जाएगा दूसरा भाव। कौन है? दूसरा भाव। अब दूसरा भाव इसलिए आ रहा है क्योंकि भैया जब तक आपके पास धन नहीं आएगा तब तक आपके पास लग्जरी नहीं आएगी। तो धन का आना आवश्यक है। दूसरा भाव हो गया। जैसे इसमें हमने यह भी आपसे बात की कि यह लग्जरी को देता है, और इससे हम ज्यादातर मूवेबल लग्जरी को देखते हैं। ठीक है। फिर इसमें आता है हमारा चतुर्थ भाव, जिसका हम संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। और इसका संपूर्ण विश्लेषण हम किसका कहाँ कहाँ करेंगे? D1 में करेंगे, और D16 में करेंगे, और D9 में करेंगे। ठीक है। फोर्थ हाउस का विश्लेषण हम D1, D16, D9 इन तीनों में करेंगे। यदि हम कहें तो इसका एक स्पष्ट हम नाम रखेंगे। क्या नाम है इसका? भौतिक जीवन की यह कुंडली है। अर्थात भौतिक जीवन में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो यह बताएगा। जैसे आपके अध्यात्म जीवन के लिए D20 है, वैसे ही भौतिक जीवन के लिए, भौतिकता के लिए D16 कुंडली होती है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहों की भी है। जैसे मंगल हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं, चंद्रमा है। यदि जिस सूत्र को अभी हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, इस सूत्र को यदि अच्छे से समझकर और इसके साथ हम कुंडली को देखना प्रारंभ करें तो बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी कुंडली को देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति को लग्जरी मिलती कहाँ से है, कंफर्ट मिलता कहाँ से है? एक मंगल है जो जमीन को देता है, प्रॉपर्टी को देता है। दूसरा शुक्र है जो हमें गाड़ियां देता है, ज्वेलरी, गाड़ियां देता है, धन देता है अलग अलग मात्रा में। तीसरा चंद्रमा है जो धन का भी कारक है, सुख का भी कारक है, मन के सुख का कारक है, और लग्जरी का कारक है, ज्वेलरी का कारक है। चौथा गुरु है। गुरु सोना या धन का कारक है। अब ये चार ग्रह हमें कहाँ देखने हैं? D1 में देखने हैं। उसके साथ इसे हमें D9 में देखना है, उसके साथ हमें D16 में देखना है कि इनकी क्या स्थितियां इन कुंडलियों में बन रही है, ये कैसे हैं, किस अवस्था में है। और हमें अभी, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आवश्यकता है कि ये कैसे हैं, किस अवस्था में है। यह देखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ मुझे अब बताने की आवश्यकता है। त्रिसराय देख लेना है, किसी प्रकार वो राहु केतु के एक्सेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो देख लेना है। त्रिसराय के साथ आ रहे हैं, पाप ग्रह के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपको यह देख लेना है। ठीक है। ये चार ग्रह हो गए। और D16 के लिए आपका लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्न का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब से जुड़ा हुआ जी, और इन सब से जुड़ा हुआ आपको यह भी देखना है कि इस कुंडली में क्या कुछ राजयोग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है। राजयोग का तात्पर्य है
कि जब तक आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है, तब तक आप कैपेबल नहीं हैं कि भाई आपको कुछ मिल सकता है। हमने बहुत पिछली कक्षा में आप लोगों से बात की थी, तो हमने कुंडली के दो प्रकार पे बात की थी और कहा था भाई कुंडली के दो प्रकार हैं। एक है जो अस्थाई है, जिसे हम लोग बर्थ चार्ट कहते हैं। एक वो है जो गतिशील है, जो गोचर और दशाएं हैं। ठीक है। जो हमारा डेस्टिनी है, भाग्य है, जो स्थिर कुंडली है, उसमें हमें दशाओं को देखना है कि भाई दशा के की माफ कीजिए, राजयोग की क्या स्थिति है, क्या राजयोग कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्या राजयोग देखना है वो पहले आप लोगों को पता है, पिछली कक्षाओं के अंतर्गत जो धन योग और राजयोग पे हमने चर्चाएं की थी, और अभी भी कुछ राजयोग पे हम बात अवश्य करेंगे। और जो ग्रह राजयोग को बना रहे हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, जो ग्रह राजयोग को बना रहे हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, उसे देख लीजिए। जैसे आपके कुंडली में चौथे भाव का, नौवें भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का, इन चार भावों की षोडशांशा के अंतर्गत दशाएं आएंगी, तो आप गाड़ी परचेज करते हो, गाड़ी आप खरीदते हो। ठीक है। जैसे इस कुंडली का षोडशांशा देखिए आप, थोड़ा बैक जाइए दशा में। दशा किसकी चल रही है? शनि की चल रही है। शनि के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं। ठीक है। अंतरदशा में षोडशांशा कुंडली देख रहे हैं, षोडशांशा में चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। और यह मेरी खुद की ही कुंडली है। ठीक है। और हमने लगभग 2021 के अगस्त में हमने गाड़ी खरीदी थी। ठीक है। आप देख रहे हैं शनि के अंदर चंद्रमा, चंद्रमा के अंदर शनि, जो एकादश भाव को ले रहा है लाभ के लिए, और यह साथ में चंद्रमा आ रहा है चतुर्थ भाव के लिए। ठीक है। तो यह भी स्पष्ट कर रहा है कि यह जो व्यक्ति है, यह गाड़ी तो चतुर्थ भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इनकी विशेष भूमिका रहती है। जै- जैसे एक और कुंडली है, हम लेकर आते हैं उसे। इस कुंडली में
यह जो कुंडली है, इस कुंडली में इन्होंने 2023 के दिसंबर के लगभग में इन्होंने गाड़ी परचेज किया। तो 25/8/2023 से दशा किसकी चली प्रत्यंतर में? बुध की चली। इन्होंने गाड़ी अचानक खरीदी, पहले जो गाड़ी थी उसे बेचकर फिर इन्होंने दूसरी गाड़ी अचानक ली। क्यों? क्योंकि गुरु की अंतरदशा चल रही है और गुरु अष्टम में विराजमान है, और हानि हुई अर्थात इन्होंने गाड़ी को बेचा तो उससे लाभ तो कुछ कम होता है, अपना हानि भी होता है। तो यहाँ 12 भाव भी साथ में इंकित है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम का स्वामी, दसम का स्वामी और एकादश का स्वामी, इनके स्वामी ग्रह, इनसे जुड़े हुए ग्रह, इनसे संबंध बना रहे ग्रह, इनकी दशाएं जब आपकी कुंडली में आती है तो आप ज्वेलरी लेते हो, आप जमीन लेते हो, सोशांता की बात हम कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हो विशेषकर। तो और कोई कुंडली आप लोग, राहुल जी आपने गाड़ी कब खरीदी? चलिए, September 22। राहु चल रहे थे, महादंतर राहु की थी, और राहु का डिस्पोजिटर मार्स है, राहु छठे में बैठा है। और प्रत्यंतर में September 22 में कौन चल रहे थे? राहु 12/9/2022 से प्रारंभ हुए हैं। और राहु का संपर्क किससे आप देख रहे हैं, राहु का संपर्क किससे हो रहा है? देखिए, एक जो नवम भाव का स्वामी है उससे संपर्क हो रहा है राहु का। दूसरा, आपने प्रत्यंतर में किसका लिया है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा तो यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा पे डिग्री जा रही है, इनकी दृष्टि जा रही है। ठीक है, अब ये बताइए, आपने गाड़ी जो ली वो कुछ वैल्यूअल मतलब उसकी वैल्यू गाड़ी की थी या नॉर्मल गाड़ी आपने ली? आपकी कुंडली यह बता रही है कि आपने जो गाड़ी ली है उस कुछ वैल्यू गाड़ी की होगी, नॉर्मल गाड़ी आपने नहीं ली है। बताइए। अच्छा, अर्थात जो भी वो गाड़ी अच्छे प्राइस का गाड़ी होगा, बाइक भी होगी तो अच्छी बाइक होगी, जैसे बुलेट रख लीजिए या फिर उससे भी ऊपर रख लीजिए। चलिए, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ज्वेलरी कौन देगा? चंद्रमा देगा, यह भी आप लोगों को पता है। जैसे सिर्फ चौथे भाव की दशा रहेगी, सिर्फ चौथे भाव की दशा रहेगी तो आप छोटी गाड़ियां लेंगे। जब एकादश भाव की दशा रहेगी, चौथे के साथ जुड़ा हुआ एकादश का भी रहेगा, तो आप बड़ी गाड़ियां परचेज करेंगे जो वैल्यू हो। क्योंकि अब एकादश इतना अहम क्यों है? जैसे आप गाड़ी प्रॉपर्टी कुछ आप लेते हैं तो भौतिकता है वहां। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप अपने स्वभाव में हो तो केतु हो, यदि आप दूसरे के प्रभाव में चले जाएं तो राहु है।
एकादश भाव जो है वो दूसरे के प्रभाव में भी आता है और एकादश भाव दूसरे पे प्रभाव भी डालता है, क्योंकि ये क्या है, मित्रता का भाव है। मित्र की गाड़ी देखकर आप प्रभाव में आ जाएंगे, भैया वही गाड़ी मुझे भी लेनी है। और मित्र का और आप अपने मित्र पर प्रभाव भी डालना चाहेंगे कि भाई मैं बड़ी गाड़ी लूं जिससे मेरा मान सम्मान समाज में मिल सके। ठीक है। तो सबसे पहले यह बात कर लें हम कुछ राजयोग की। ठीक है। जो मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, उसके साथ में हम आज पंच महापुरुष की ही बात कर देंगे, क्योंकि उन राजयोग को हम सोरसांसा में लगाकर चेक करेंगे कि क्या हमें वो चीजें प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है। तो सबसे पहले यह जो राजयोग बनता है वो चार भावों से बनता है। जैसे दूसरे भाव का स्वामी, पांचवें नौवें या 11वें भाव में जा गया हो। दूसरे भाव का स्वामी पांचवें नौवें या 11वें भाव में गया हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी कुंडली रख लेते हैं और लग्न को सामने रख लेते हैं। चलिए, इनके कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 5 9 या 11 में आप लोगों को दिख रहा है। दूसरे भाव का स्वामी कहाँ है? 12वें में है। दूसरा पढ़िए, पंचम भाव का स्वामी 2 9 और 11 में आपको दिख रहा है। तो पांचवें भाव का स्वामी कहाँ है? 10म में है। यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। नवम भाव का स्वामी 2 5 और 11 में दिख रहा है। तो नवम भाव का स्वामी 12वें में गया हुआ है। 11वें भाव का स्वामी 2 5 और 9 में दिख रहा है। तो 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ में गया है। दूसरा, दो ग्रहों को देख लीजिए। जैसे दूसरे भाव के स्वामी व पंचम भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं कहीं, दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी किसी प्रकार उनमें संबंध बन रहा है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र है और पंचम भाव के स्वामी शनि है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, गिनते जाइएगा। ठीक है। तो एक राजयोग मिले। ठीक है। दूसरा, दूसरे भाव के स्वामी व नवम भाव के स्वामी का संबंध, तो दूसरे और नवम का दोनों का स्वामी शुक्र ही है, दो। दूसरे भाव के स्वामी व एकादश भाव के स्वामी का संबंध, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, एकादश का स्वामी मून है। दोनों का संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। आगे, दूसरे भाव का स्वामी और प्रथम भाव के स्वामी का संबंध, दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा, प्रथम का स्वामी बुध। तो चंद्र और बुध का संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार या एक्सचेंज करके बैठे हों। नहीं ये देना अरे भाई, माइक को बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए जी। पंचम और नवम का संबंध, पंचम का स्वामी शनि है और नवम का स्वामी शुक्र है, तो इनका भी संबंध बन रहा है। पंचम और एकादश का संबंध, तो शनि और चंद्रमा का संबंध, तो शनि की 10वीं दृष्टि, नहीं, शनि की दृष्टि वहां नहीं जा रही है। नवम भाव और एकादश का संबंध, नवम का स्वामी शुक्र है, एकादश का स्वामी चंद्रमा है, कोई संबंध नहीं। नवम का और दूसरा का संबंध, नौवे का और दूसरे का दोनों का स्वामी एक ही है। एकादश के स्वामी व और प्रथम के स्वामी का संबंध, तो एकादश का स्वामी प्रथम में ही जाकर बैठा है। ठीक है। तो ये पांच पांच राजयोग इनके कुंडली में हमें दिख रहे हैं।
दूसरा, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो। ठीक है। देखिए, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है इनके कुंडली में। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, त्रिकोण का स्वामी सिर्फ एक शनि जो है वो केंद्र में गया है। ठीक है, चलिए। तो इतने पांच पांच राजयोग इनके कुंडली में हमें मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इनकी कुंडली में हमें पंच महापुरुष योग मिल रहे हैं। अब पंच महापुरुष योग जो हैं वो सुनने में बहुत ये है कि बहुत बड़ा एक योग है, ऐसा नहीं है। और एक बात और याद रखिए, इनके कृपया कर माइक को बंद कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, सबसे ज्यादा इनमें इनके कुंडली में जो योग बना रहा है वो शुक्र बना रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आप लोग इतने समझ गए होंगे इनके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो सब कहाँ से आई है, सब शुक्र से आई है इनके पास, सब कुछ। ठीक है, आगे। तो पंच महापुरुष में सबसे जो पहला होता है वो होता है रूचक। रूचक, रूचक मंगल बनाता है। यह बहुत बड़ा योग नहीं है, सिर्फ यह समझ लीजिए कि यदि मंगल अपनी ही राशियों में केंद्र में बैठा हो तो यह पंच महापुरुषों में एक जो योग है वो यह बनेगा। तो इनके कुंडली में D16 में मंगल अपनी राशि में बैठा है, नहीं बैठा है, इतने में बात खत्म हो गई। आगे बढ़ जाइए। दूसरा जो आता है होता है, इसका रूल एक बार समझ लीजिएगा। रूल यह है कि मंगल यदि अपनी ही राशियों में केंद्र में बैठा हो और राहु केतु से उसका संबंध नहीं बन रहा हो तो पंच महापुरुषों में यह एक रोचक नामक योग होता है। दूसरा होता है भद्र। भद्र जो है वो बुध बनाते हैं। भद्र कौन बनाते हैं? बुध बनाते हैं। बुध यदि अपनी ही राशि में हो और केंद्र में हो, राहु केतु से उनका संबंध ना हो, तो यह भद्र नामक योग बनता है। तो बुध जो है वो अपने मित्र के राशि में गए हैं। मित्र का है वो अपने ना मित्र के राशि में ना शत्रु के राशि में गए हैं। आगे, तीसरा, हंस। हंस जो है वो गुरु बनाते हैं। गुरु यदि अपनी ही राशि में हो या केंद्र में हो, तो इसमें ना राशि में है ना केंद्र में गुरु है, और राहु केतु संबंध ना बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा कौन सा? हंस। पहला रोचक, दूसरा भद्र, तीसरा हंस। चौथा, चौथा जो है वो मालव्य है। मालव्य शुक्र बनाते हैं, अर्थात शुक्र अपनी ही राशि में और केंद्र में बैठे हों, राहु केतु से उनका संबंध नहीं बन रहा हो, तो ये पंच महापुरुषों में एक योग होता है जो मालव्य है। पांचवा होता है सस। सस जो है वो अपने शनि अपने ही राशि में हो, शनि अपने ही राशि में हो, केंद्र में बैठे हो, राहु केतु से उनका संबंध नहीं हो रहा हो, तो ये पांच पंच महापुरुष योग होते हैं। समझ लीजिए, रोचक को मंगल बनाते हैं, भद्र को बुध बनाते हैं, हंस को गुरु बनाते हैं, मालव्य को शुक्र बनाते हैं और सस को शनि बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं नियम आप लोगों को पता चल गया। तो हर कुंडली में खासकर सोलशांसा में आप इसे आपको इन्हें लगा के देखना है। जो ग्रह इतने सारे राजयोग में जो ग्रह राजयोग को बना रहा है, केंद्र या त्रिकोण का जो लक्ष्मी नारायण राजयोग हो उसे बना रहा है, तो वह ग्रह कैपेबल है आपको लग्जरी और कंफर्ट देने के लिए।
जो उस जो उस ग्रह को भाव मिले हैं, वह भाव भी आपको कैपेबल है आपको सारी चीजें देने के लिए। इसके साथ चंद्रमा भी कुछ योग बनाता है। जैसे चंद्रमा बनाता है एक अनफा, फिर बनाता है सुनफा। अनफा सुनफा जो है, जैसे सुनफा जो है, सुनफा वह है कि चंद्र से यदि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठ जाएगा वो सुनफा योग बनाएगा। तो चंद्रमा चंद्र से दूसरे में इनके कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, तो चंद्र से दूसरे में जो ग्रह बैठ जाए वो सुनफा राजयोग को बनाता है। चंद्र से जो 12वें में जो ग्रह बैठेगा वो कौन से राजयोग को बनाएगा? अनफा राजयोग को बनाएगा। तो फिर यहाँ देखिए, शुक्र चंद्र से 12वें बैठा है, जो अनफा राजयोग को बना रहा है। पुनः एक राजयोग मिल रहा है इसमें, ठीक है, जो सभी शुक्र बना रहा है। उसके साथ ही एक और राजयोग बनाता है चंद्रमा, जिसे कहते हैं अमलाकृति। अमलाकृति या अमल कृति। अब अमल आ मल अर्थात जिसमें कोई गंदगी ना हो, अमल कृति योग। अब अमल कृति योग ही बनाता है चंद्रमा ही बनाता है, लग्न ही बनाता है। तो इसमें आपको एक और ग्रह मिल जाएगा। चंद्रमा से और लग्न से दशम में जो ग्रह बैठ जाए वह अमल कृति योग को बनाता है। तो आपने देखा कि शनि का और शुक्र का जो संबंध है वो इसमें राजयोग को बना रहा है। तो शनि और चंद्र, लग्न और चंद्र से दशम में कौन बैठे हैं? शनि बैठे हैं, जो अनफा जो अमल कृति योग को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत सारे राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वो सभी राजयोग कौन कौन बना रहा है? सिर्फ दो ग्रह, एक शनि और वीनस, और कोई नहीं। सैटर्न और वीनस ही बना रहे हैं। अब जैसे किन चीजों की प्राथमिकता आपके जीवन में है, अर्थात किन चीजों की बहुत ज्यादा प्राथमिकता आप अपने जीवन में दे रहे हो, खासकर लग्जरी इन चीजों को लेकर। मान लीजिए आपके प्रथम भाव में स्थित सूर्य हो गया, तो आप के जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता लग्जरी में क्या मिलेगी आपको? पैतृक संपत्ति मिलेगी। यदि वहां चंद्रमा आ गया तो किस ओर आपका रुझान हो जाएगा? ज्वेलरी की ओर हो जाएगा। फिर चंद्रमा जो है वो खेत खलिहान भी है, ये चीजें भी आपको मिल जाएंगी। मंगल यदि है तो मंगल आपको प्रॉपर्टी दिला देगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह सभी ग्रह यदि अच्छी अवस्था में मिल रहे हों तो उस ग्रह से संबंधित चीजें आपको मिल जाएंगे। यदि बुध है तो बुध आपको शेयर मार्केट जो है तो आपको बहुत कुछ दे के चला जाएगा। कहने का मतलब है कि इन चीजों में आप धन लगा भी सकते हैं, या इन चीजों से आपको लाभ भी होगा, इन चीजों से आपको प्राप्तियां भी होंगी। यदि गुरु है तो आपको सोना से लाभ करा देगा, अर्थात सोना आपको मिलेगा। यदि शुक्र है तो गाड़ियां मिल जाएंगी। यदि शनि है तो वह गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट में चलती हैं या बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। यदि राहु है तो आपको विदेश की गाड़ियां या विदेश से संबंधित चीजें। अब इससे सिर्फ मेरे जो कहने का तात्पर्य है वो यह है कि आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इसे ध्यान देना है। जो ग्रह है उस ग्रह से जुड़ जाइए, आपको कंफर्ट मिल जाएगा, आपको लग्जरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामियों का यदि संबंध बनता है, खासकर आपके षोडशांशा कुंडली में, तो यह आपके जीवन में विशेष रूप से बड़ी गाड़ियों को लेकर आता है, लग्जरी गाड़ियों को लेकर आता है। चतुर्थ का स्वामी यदि एकादश में या
एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो। बात ही नक्षत्रों पे बात कर लें। नक्षत्र के अनुसार कैसे हम इन चीजों को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे या दोनों पे अप्लाई कीजिए, D1 पे भी अप्लाई कीजिए और D16 पे भी अप्लाई कीजिए। D1 और D16 दोनों का लग्न अर्थात लग्न का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि अश्विनी नक्षत्र में हो, यदि अश्विनी नक्षत्र में हो तो जातक जब भी गाड़ी खरीदेगा तो कैसी गाड़ी खरीदेगा? हाई स्पीड गाड़ी खरीदेगा, जो बहुत तेज चलती हो, 30 सेकंड में 200 किलोमीटर का स्पीड पकड़ ले, वैसी गाड़ियां लेगा। स्पोर्ट्स कार जो है वो लेगा। स्पोर्ट्स कार वो नहीं जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े चक्के होते हैं जो चलता है, वो नहीं। वो लग्जरी हो वैसा स्पोर्ट्स कार लेगा वो। यदि चंद्रमा के नक्षत्र में तीनों गए हों, या तीनों में से कोई भी, लग्न का स्वामी, चतुर्थ का, एकादश का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में गए हैं, जैसे रोहिणी, हस्त और श्रवण में, तो जातक बड़ी गाड़ियां लेगा, बड़ी गाड़ियां जातक लेगा। यदि गुरु के नक्षत्र में गए हों, जैसे पूर्णवसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में, तो यह भी यहाँ से क्या लेगा? बड़ी गाड़ियां लेगा, या वो गाड़ी लेगा जिससे इसे सुख का एहसास हो। जिन गाड़ियों से इसे सुख का एहसास हो वैसी गाड़ियां लेगा। यदि शुक्र के नक्षत्र में गए हैं, जैसे शुक्र पूर्वा फाल्गुनी है, भरणी है, पूर्वाषाढ़ा है, तो भी ये बड़ी गाड़ी लेने का शौकीन होगा। सूर्य और मंगल के नक्षत्र में जातक मजबूती की ओर भागेगा कि भाई मजबूत गाड़ी कौन सी है, प्रोटेक्टर कौन सा है जो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट के बाद ही बचा सके। जैसे सूर्य क्या है? कृतिका है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा फाल्गुनी है। मंगल मृगशिरा है, खनिष्ठा है और चित्रा है। तो इन नक्षत्रों में जाएगा तो वो मजबूती वाली गाड़ियां लेना पसंद करेगा। यदि चौथा भाव यदि आपको दे रहा हो, या चौथे भाव का स्वामी आपको गाड़ी दे रहा है, तो वो छोटी गाड़ियां देगा। यदि चौथा और एकादश दोनों मिलकर, या एकादश आपको गाड़ी दे रहा है, तो आपको बड़ी गाड़ी देगा। जैसे सोरसांसा का जो दसम भाव है, यदि आप कोई गाड़ियां लेते हैं ना, कोई गाड़ी आपने ली और आपको मान सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाए आपको, तो समझ लीजिए कि वो गाड़ी आपको कौन दे रहा है? चौथे भाव, सोरसांसा का दसम भाव दे रहा है, जो आपको मान सम्मान में वृद्धि करा देगा, मान सम्मान दिला देगा। मान सम्मान दिला देगा मतलब आप कोई अच्छी गाड़ी खरीदोगे, या फिर आप कोई सेलिब्रिटी गाड़ी खरीद लोगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, या कोई वैसे लोग हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी गाड़ी आप सेकंड हैंड ले लोगे। लेकिन उनकी गाड़ी सेकंड हैंड भी भाई उसका तो रुतबा जो है वो अलग है। भाई उनकी गाड़ी मैंने परचेज की, तो वो क्या आपको एक मान सम्मान समाज में दिला देता है। 11वां भाव जो है वो बड़ी गाड़ी इसलिए देता है यदि आपके पास मात्र 10 लाख रुपए हैं और आपने 70 लाख की गाड़ी खरीदने की सोच ली है, किसी और का देख कर कि मेरे फ्रेंड के पास तो 70 लाख की गाड़ी है, तो आप क्या करोगे? वहां पे आप लोन लोगे, छठे से छठा है वो, लोन लोगे, और लोन लेने के बाद आप बड़ी गाड़ी खरीद लोगे। लेकिन आप खरीदोगे तो बड़ी ही गाड़ी, छोटी गाड़ी आप नहीं लोगे। जैसे प्रथम भाव की हम बात करें, D16 की, तो D16 का जो प्रथम भाव है वो बताता है आपका एटीट्यूड, आप कैसी गाड़ियां लेना पसंद करते हैं। तो ग्रहों के बारे में तो हमने बात की। अब यहाँ कौन बैठा है? वीनस और जुपिटर है, जो गाड़ियों में बता रहे हैं कैसी गाड़ियां लेना पसंद करेगा। ऐसी गाड़ियां
जिस गाड़ी को लेने के बाद हमें मान सम्मान में वृद्धि हो, ऐसी गाड़ियां जो अट्रैक्टिव गाड़ी हो, ठीक है, बड़ी गाड़ी हो। आप ग्रह के कारक से देख सकते हैं, ग्रह का कारक आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है। जो अट्रैक्टिव गाड़ी हो, जो बड़ी हो, जिससे मान सम्मान की वृद्धि हो, वैसी गाड़ी ना लेगा। ऐसी व्यक्ति की एटीट्यूड होगी किसे लेकर, गाड़ियों को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, लग्जरी को लेकर। भाई ऐसी भी लेनी है तो ऐसी वैसी थोड़े, अच्छी लेनी है। छोटा सा एक टॉय भी लेना है तो अच्छे कंपनी का लेना है, जिसमें आकर्षण हो वैसा लेना है। दूसरा भाव, दूसरा भाव आपका बताता है सोच समझ। सोच समझ अर्थात आप किस प्रकार से गाड़ी को लेंगे, आप उसके बारे में विचार करेंगे या ना विचार करेंगे, या फिर आपके दोस्त ने कह दिया है वो गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी उठा के ले आएंगे, या फिर आप उस गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे, उसके बाद आप गाड़ी परचेज करेंगे। 2 रुपए लगाने से पहले आप बहुत कुछ सोचेंगे, उसके बाद आप उसमें 2 रुपए लगाएंगे। अब इस भाव की स्थिति आपको बताएगी कि भाई गाड़ी लेना है तो कैसा लेना है। तीसरा भाव बताता है कि आप गाड़ी को चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, या फिर भाई चलो गाड़ी लेनी है, गए, जो मन किया उठा के लेके चले आए, कोई रिसर्च नहीं उसके पीछे, कोई मतलब नहीं उसका, जो पाए वो करके चले आए। या गाड़ी चलानी है तो भाई अभी आप क्रॉस किए हैं, उसके बाद एक आया आपके घर पे, बोलता है शर्मा जी आपका जो बेटा है वो तो 200 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। अर्थात गाड़ी ऐसा आप चलाएंगे कि कंट्रोल खो देंगे। कब? जब आपका तीसरा भाव अच्छी अवस्था में ना हो तो। अच्छा, मेरी आयु भी तो बहुत कम है, लेकिन मैंने आज तक यह नहीं सुना कि अमिताभ बच्चन जी किसी केस में फंसे हैं जिसमें उन्होंने ड्राइविंग गलत की है। उनमें लग्न का स्वामी तीसरे में बैठा है, व्यक्ति बहुत सोच समझकर गाड़ी चलाए। तो राहुल जी कुंडली है, 1 मिनट। हम्म। इनमें अष्टम का तीसरे का स्वामी चतुर्थ में गया है, व्यक्ति बहुत सोच समझ कर गाड़ियां चलाएगा। उसके साथ मरकरी बैठा है जो लग्न से जुड़ रहा है, बहुत सोच समझ कर गाड़ियों को चलाएगा। और राहुल जी की भी स्थिति वही बता रही है कि बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग लेकर गाड़ी को चलाएंगे। ठीक है। अब जैसे इस कुंडली को देखिए, थर्ड हाउस की बात, तो थर्ड हाउस में सैटर्न बैठे हैं, और सैटर्न एकादश के स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। अर्थात यह व्यक्ति गाड़ी कैसे चलाएगा, जैसे पाना है वैसे चलाना है। D16 का चार्ट कौन सा है सर? मैं समझा नहीं राहुल जी, कृपया कर पुनः प्रश्न पूछिए। D16 चार्ट यहाँ डिस्प्ले में कौन सा लगा हुआ है? नहीं नहीं, दोनों का अलग अलग है, मिक्स नहीं हुआ है। यह आपकी रही, हमारे महानुभाव की रही। ठीक है, चलिए तीसरे के बाद अब बात करते हैं चौथे पे। चौथा जो है वो आपको मन को सुख किस चीज से मिलेगी उसके बारे में बताता है। जैसे राधे राधे, कुछ लोगों को ज्वेलरी से सुख मिलता है, 4 अंगूठी, दोनों हाथ में 4 4 अंगूठियां होनी चाहिए, कुछ हाथ में होना चाहिए, कुछ गले में होना चाहिए। कुछ लोगों को कैश रखने में सुख सुख प्राप्त होता है। भाई पैकेट में कम से कम तो 4 5 लाख कैश ना हो तो फिर बात क्या है। फिर कुछ लोगों को गाड़ियों से सुख प्राप्त होता है कि भाई गाड़ी, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। कुछ लोगों को घर से सुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति सुखी कैसे होगा, उसे सुख की प्राप्ति कैसे होगी, उसके मन को सुख की प्राप्ति कैसे होगी, वो चतुर्थ भाव बताएगा।
जैसे राहुल जी, आपके कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे में गया है और चतुर्थ भाव के स्वामी के ऊपर मार्स की चौथी दृष्टि जा रही है। ठीक है। जो बता रहा है कि भैया जो व्यक्ति है वो जमीन या प्रॉपर्टी लेकर सुखी हो सकता है, और फिर ऐसी वैसी प्रॉपर्टी नहीं, वो प्रॉपर्टी जो वैल्यूबल, मतलब तो उसकी अच्छी खासी वैल्यू हो, वो प्रॉपर्टी लेने में सुखी होगा व्यक्ति। सैटर्न की भी दृष्टि है, नवम भाव का स्वामी है वह। ठीक है। आगे पंचम, पंचम भाव का स्वामी आपको शेयर मार्केट देता है। पंचम भाव आपको शेयर मार्केट को देता है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह है, ये सब क्या है, पंचम भाव है या बुध है। तो हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी क्या है, मैनेजमेंट है। गाड़ी का व्यक्ति कैसे मैनेज करेगा, गाड़ी को व्यक्ति लेकर कैसे चलेगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी। जैसे गाड़ी आप ले लिए, गाड़ी का चोरी कैसे होती है, लापरवाही से, आप लापरवाही बरते, उसमें एक्स्ट्रा कोई लॉक सिस्टम आपने नहीं लगाया, उसमें जीपीएस नहीं लगाया, ट्रैकिंग नहीं लगाया, गाड़ी चोरी हो गई। तो वहां गाड़ी चोरी हो गई, तो वहाँ पांचवें भाव की गलती है ना, पांचवें भाव ने मिस्टेक तो किया है, गलतियां तो उसने की है। गाड़ी लाए आप, खड़ा है 1 महीने धूप में, वैसे ही धूप पानी बरसात कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, उसका कवर ही आप लाना भूल गए, कवर आप लाए नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिए, आपने मैनेजमेंट उसकी अच्छी नहीं रखी, वो कौन है, पांचवा भाव है। मैनेजमेंट कैसे रखना, कुछ भी आप सामान लेते हैं उसे अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, उसे अच्छे से व्यवस्थित रखना पड़ता है, तो वो कुछ सालों तक हमारे पास चल पाती है। वो भी यही भाव पंचम भाव बताएगा। छठा भाव बताता है कि भैया आप जो गाड़ियां लेंगे वो आप लोन पे लेंगे या ऐसे रहेगा वो। हम्म, ठीक है। यदि आप लोन पे ले रहे हैं तो क्या वो गाड़ी आपकी टिक पाएगी आपके पास या नहीं टिक पाएगी, गाड़ी आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी। आप लोन पे ले रहे हैं तो वो गाड़ी आपको, लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा या फिर लोन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यह भी कौन बताएगा, यह आपका छठा भाव बताएगा। फिर कंपनी के लिए आप, या कंपनी के माध्यम से आपको गाड़ियां मिलेंगी या नहीं मिलेगी, वह भी आपको छठा भाव बताएगा। गाड़ी के लिए आपको लोन मिल पाएगा सहजता से या नहीं मिल पाएगा, वो आपको छठा भाव बताएगा। सप्तम भाव जो है वो आपका समाज है। समाज का मतलब यह है कि गाड़ी तो आपने ले ली, और किसी को हॉस्पिटल ले जाना है तो आप उसे लेकर जाओगे या नहीं जाओगे, उसमें गाड़ी आपकी काम आएगी या नहीं, या फिर आप समाज की गाड़ियों का आप कुछ सेवन कर सकते हैं, अर्थात उन गाड़ियों को लेकर आप कहीं आ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। दूसरों के गाड़ियों से या दूसरों का की जो लग्जरी है उससे आपकी कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं या नहीं बन सकती है, वो कौन बताएगा, सप्तम भाव बताएगा। अष्टम भाव अचानक हुई चीजों के बारे में बताता है। यदि 11वें और 8वें का संयोग मिल गया तो आप अचानक गाड़ियां लेंगे, एक D16 चार्ट में। यदि चौथे और 8वें का संबंध बन गया तो आप अचानक गाड़ियां लेंगे। यदि 8वें और 12वें का संबंध बन गया तो अचानक गाड़ी आपकी चोरी हो जाएगी। ठीक है। या चोरी का केस या अचानक गुम जाने का केस 8 और 12 का ही है। यदि सिर्फ 8वें का संबंध बन रहा हो तो गाड़ी आपकी चोरी हुई भी है तो मिल जाएगी। यदि 8वें और 12वें का हो तो गाड़ी चोरी हुई तो फिर उसे आप भूल जाइए, वो गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो आपकी हानि हो गई। नवम भाव आपके भाग्य के बारे में बताता है, भाग्यशाली बताता है कि यह गाड़ी लेने के बाद आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं, वो बताएगा।
दसम भाव आपके मान सम्मान की वृद्धि के बारे में बताता है कि मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी या नहीं होगी, वह बताता है। एकादश भाव जो है वो मित्रता के अनुसार गाड़ियां बताता है। जैसे मेरे दो मित्र ने थार को रखा है तो हमें भी लेने की इच्छा है, या बड़े भैया ने ये गाड़ी लिए हैं वो मुझे भी लेना है। ठीक है, वो कौन बताएगा? वो ये भाव बताएगा। अर्थात आप किसी की ओर अट्रैक्ट होकर गाड़ी आप ले लोगे, अपने मन से आप गाड़ी परचेज नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद 12वें भाव की यदि बात करें तो 12वां भाव जैसा हम लोग समझते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वां भाव क्यों है? क्योंकि यह तो पहले चौथे से 9वां है। दूसरा कि भाई आप जब तक धन देंगे नहीं तब तक गाड़ी आपके पास आएगी नहीं। धन भी आपको देना अति आवश्यक है, और धन का होना तभी आप धन खर्च करोगे तभी आपका 12वां भाव एक्टिव होगा। बहुत अच्छी खूबसूरती जैसे आप यदि समझना चाहे कुंडली की, तो 12वां भाव क्या है? आपकी हानि है, और 12वां भाव ही आपका इन्वेस्ट है। देखिए, और लाभ भी आपका 12वां भाव ही है। 11वां भाव आपका लाभ है। जब आप 12वें भाव को खर्च करते हो तो हानि होती है, 12वां भाव एक्टिव होता है। और 12वें से 12वां भाव कौन सा है? 11वां भाव है। अब जो आपने खर्च किया उससे ही आपको लाभ होगा। अब बताइए, खूबसूरती है या नहीं है? शुक्र गुरु का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर D16 में। शुक्र गुरु का संबंध जिस भाव से बन रहा हो, शुक्र गुरु का संबंध जिस भाव से बन रहा हो या जिस भाव में वो बैठे हो, उस भाव से संबंधित लग्जरी या उस भाव संबंधित गाड़ियां, एकादश से मिल जाए तो बड़ी गाड़ी, चौथे से मिल जाए तो छोटी गाड़ी, आठवें से मिल जाए तो भाई ज्योतिष से या अन्य माध्यम से आपको गाड़ियां लेनी है। और कुछ लोग आपसे यह भी आकर प्रश्न करेंगे कि भाई क्या हम व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं गाड़ियों का, तो इसे भी देख लिए D16 में। D16 में दसम भाव के स्वामी का चंद्रमा से और यदि शुक्र से संबंध बन रहा हो तो निश्चित ही वह व्यक्ति क्या करेगा? काम कर सकता है आराम से। लेकिन उसके लिए D10 को भी देखना आवश्यक है, D9 को भी देखना आवश्यक है, D1 को भी देखना आवश्यक है। एक और दिशा बल देख लिया कीजिए। जैसे सूर्य यदि प्रथम भाव में हो, पूर्व दिशा में हो, गुरु यदि नॉर्थ ईस्ट अर्थात चतुर्थ भाव में बैठे हों, शनि यदि साउथ वेस्ट पश्चिम सप्तम भाव में बैठे हों, जिसे पश्चिम दिशा भी कहते हैं, और मंगल यदि दसम भाव में बैठे हों, यदि इन राशियों में भी बैठे हों वो भी अच्छा है, इन भाव में बैठे हैं वह भी अच्छा है। वो एक बल आपके सौर शांसा कुंडली को प्रदान करता है। ठीक है।